नॅशनल बातमी आहे, तुम्ही नॅशनल लँग्वेजमध्ये बोलत बोला। पहले मराठी में बोलूंगा, फिर हिंदी में भी बोलूंगा, आप चिंता मत करिए। आप बोलो तो अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, मल्याळम सभी बोलो। आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला संपूर्ण बहुमत दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण जनादेश देत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 105 जागा दिल्या। आम्ही शिवसेनेच्या सोबत ही निवडणूक लढलो, पण हा जनादेश भारतीय जनता पक्षाला होता असं मी याकरता म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाने लढलेल्या जागांपैकी 67 ते 70% जागा आम्ही जिंकलो। शिवसेनेने लढलेल्या जागांपैकी केवळ 40-42% ते जागा जिंकले। याचा अर्थ असा होता की महायुतीला जनादेश तर होता, पण तो भारतीय जनता पक्षाला अधिक मोठा जनादेश होता आणि या जनादेशाचा सन्मान करण्याकरता महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या मनातलं सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला। दुर्दैवाने जी गोष्ट कधी ठरलीच नव्हती, शिवसेनेच्या लक्षात ज्यावेळी हे आलं की नंबर गेम असा आहे की ज्या नंबर गेम मध्ये आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते, आणि म्हणून पहिल्या पत्रकार परिषदेपासनं त्यांनी बार्गेनिंग सुरू केलं। आमचे सगळे पर्याय खुले आहेत आणि जी गोष्ट कधीही ठरली नव्हती, कधीही शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद भाजप देईल असं ठरलेलं नव्हतं। जे आमचे नेते अमित भाई शाह यांनी स्पष्टपणे घोषित केलं, नव्हे तर निवडणुकीच्या काळात, निवडणुकीच्या नंतर, निवडणुकीच्या आधी प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये न चुनाव के पहले न चुनाव के बाद केलं होतं। असं न ठरलेल्या बाबीचा बाहू करून इस तरह का जब कोई करार या बातचीत ही नहीं हुई हो, अशा प्रकारे, आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही कोणासोबत जाऊ शकतो, और फिर ये भीतर भक्की देना कि हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पक्षाला दिली, त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाने तात्विक भूमिका मांडली। जे ठरलंय ते देऊ, जे ठरलं नाही ते देणार नाही। इन्हीं बातचीत के आधार पर बीजेपी ने अपना पक्ष रखा था और जो प्रस्ताव हुआ था, जो बातें तय हुई थी, वही देने की बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। राष्ट्रवादी काँग्रेसची चर्चा करत होते। आश्चर्य आहे की जे लोक मातोश्रीवरनं बाहेर पडत नाही, ये लोग जो कभी मातोश्री से बाहर नहीं निकलते, अनेकांसोबत बसत होते। ये तमाम दूसरे दलों के नेताओं जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के साथ बाहर निकलकर मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। मुदत संपल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला पहिल्यांदा गव्हर्नरनी बोलवलं आणि आपण सत्ता स्थापन करा असं सांगितलं। ये जब समय सीमा खत्म हो रही थी तो राज्यपाल ने हमें बुलाया और पूछा कि आप सरकार बना सकते हैं। सत्ता स्थापनेला नकार दिला। त्यानंतर शिवसेनेला बोलवलं। शिवसेनेने नंबर्स आहेत असं भासवून त्या ठिकाणी जाऊन आपलं काय हसं करून घेतलं ते संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं। इस बीच शिवसेना जाकर वहां क्या कर रही थी, कैसे वो अपनी बातें रख रही थी, ये सारे देश, प्रांत और दुनिया ने देखा। राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतर देखील, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी सातत्याने त्या ठिकाणी चर्चा सुरू होत्या। लगातार इनकी चर्चाएं चल रही थी, आपस में बातचीत के दौर जारी थे, पण ते सरकार काही तयार होऊ शकत नव्हतं। याचं कारण पूर्णपणे
इस बातचीत के तीन कारण भिन्न भी पक्ष इनके बीच आपस में कोई सामंजस्य नहीं बन रहा था, त्यांच्या तालमेल नहीं हो पा रहा था, एकमेकाशी संबंध नाही, जिनका कोई असे पक्ष संबंध एकत्रित नहीं। येऊन सत्ता स्थापनेचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करत होते। हा सत्ता इन्होंने स्थापनेचा सत्ता common बनाने minimum के लिए program कॉमन म्हणजे मिनिमम प्लान भी तैयार कर लिया भारतीय था। जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवा एवढाच कॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम होता। याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही भारतीय प्रोग्राम जनता तयार पार्टी को करू बाहर शकले नाही। रखना यही इनका कुठलाही मैक्सिमम निर्णय कार्यक्रम घेऊ शकले था। नाही। दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये किती काळ राष्ट्रपती शासन राहील अशी परिस्थिती असताना श्री अजित पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते होते, अजीत पवार राष्ट्रवादी आम्हाला कांग्रेस के सत्ता विधायक दल के नेता स्थापनेकरता थे। त्या ठिकाणी सहकार्य करायचं ठरवलं। त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली। हमने अजीत पवार से इस बीच चर्चा की। त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं। अजीत ने हमें वो चिट्ठी दी जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर थे। आणि आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला, आज जैसे ही अदालत का फैसला आया, बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे, त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं, जैसे ही अदालत का फैसला आया उसके बाद अजीत पवार ने मुझसे मुलाकात होऊ की। शकत नाही, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं, आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला। और उन्होंने मुझे इस्तीफा दिया। आल्यामुळे आता या ठिकाणी आमच्याजवळ देखील बहुमत उरलेलं नाही। और यही इसी के चलते हमारे पास भी बहुमत नहीं। भूमिका घेतली होती, आम्ही कोणाचे आमदार तोडणार नाही, आम्ही कुठलंही घोडेबाजार करणार नाही, हम कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा गट हा आमच्यासोबत आल्यामुळे आम्ही सत्ता स्थापना केली होती। आणि ज्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी राजीनामा दिला त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला की कुठलाही घोडेबाजार न करता हमने भी ये निर्णय लिया है, जैसे ही अजीत पवार ने अपना इस्तीफा सौंपा, कि हम कोई भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। नंतर मी राज्यपालांकडे जाणार आहे, मैं अभी राज्यपाल के पास जाऊंगा सोपणार आहे। और मैं अपना भी इस्तीफा सौंपूंगा। आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत। और जो अभी सत्ता बनाने के लिए सामने आएंगे उनको मेरी शुभकामनाएं। की ते चांगलं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि वो एक महाराष्ट्र को अच्छी सरकार हे देंगे। सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबेल, याचं कारण ये सरकार अपने ही बोझ से दब जाएगी। म्हणजे काल ज्यावेळेस मी बघितलं की शिवसेनेचे नेते हे सोनियाजींची शपथ घेत होते, कल जैसा हमने देखा कि द ग्रैंड हयात होटल में शिवसेना के नेता सोनिया गांधी की कसम खा रहे थे। लाचारी ही शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वीकारावी लागते, पण त्यांना ती लाचारी लखलाभ आहे। ये लाचारी के तहत शिवसेना के नेताओं ने कल जो किया, भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत। भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल। भारतीय जनता पार्टी अत्यंत प्रभावशाली तरीके से सदन में एक विरोधी दल का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। जनतेचा आवाज बनून जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही करू। जनता को न्याय देने का काम हम करेंगे। निश्चित ही शासनकता आहे की इतका विरोधाभास असलेलं सरकार, इस सरकार में कितनी विरोधाभास रहेगा। चाकं असलेलं सरकार वेगानं धावतं, पण आता हे 3 चाकं आहेत। 3 शाखाओं की ये सरकार, धावतो, ऑटो रिक्षाचे 3 चाकं 3 बाजूला जर धावायला लागले तर त्याची काय अवस्था होते, तीच अवस्था या सरकारची होईल। इस सरकार की क्या अवस्था और हश्र होगा, इसका हम लोग लगातार मी आज या निमित्ताने महाराष्ट्र जनता के बीच जाते रहेंगे। आभार मानतो। मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार मानता हूं। या महाराष्ट्राच्या जनतेचं मोठं प्रेम, महाराष्ट्र की जनता ने जो प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है, आणि महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 5 वर्षामध्ये
महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवलं, जो हमने अच्छे काम किए और कर दिखाए हैं, शेतीच्या समस्या असतील, किसानों की समस्या, खेती की समस्या, वेगवेगळ्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचा विषय असेल, अर्बन रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कायापालट असेल, गावांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असेल, ही प्रत्येक गोष्ट ज्या प्रकारे गेल्या 5 वर्षामध्ये आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही करू शकलो, जो 5 सालों में हमने राज्य की काया पलट की है इन विकास कामों के जरिए, अनेक गोष्टी राहिल्या आहेत. अभी कुछ काम रह गए. इरिगेशन असेल, रोड असतील, सिंचाई हो, इतकं मोठं काम रोड हो, गेल्या 5 वर्षामध्ये या ठिकाणी आम्ही केलं आणि अतिशय पारदर्शी प्रामाणिकतेनं हमने जो भी काम किया वो बड़ी विश्वसनीयता और प्रामाणिक तरीके से किया है. त्यामुळे मला आज ज्यावेळी राजीनामा द्यायला जातोय, अब समाधान आहे. अब मैं इस्तीफा देने राज्यपाल को जा रहा हूं. विश्वास टाकला होता, त्या विश्वासाला पात्र जनता ने जो हमें विश्वास दिया था आम्ही केलं. वो 5 साल में हमने उन्हें कर दिखाया. काही गोष्टी कमी झाल्या असतील, कुछ काम नहीं हुए होंगे जी, पण आमची मानसिकता, आमचं इंटेन्शन हे कधी चूक नव्हतं आणि त्यामुळे हमारी मानसिकता में कभी भी कोई ऐसे भेदभाव की बात नहीं थी. जनतेकरता काम करण्याची संधी ही मला प्राप्त झाली. महाराष्ट्राच्या जनतेचे, जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करने का जो अवसर दिया था जनता ने, पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचे मी आभार मानतो. त्यांचा मैं प्रधानमंत्री मोदी पाठीशी होता और अमित शाह जी, इनका मैं आभार मानता हूं कि ये मेरे कामों के पीछे मुझे मनोबल बढ़ाते रहे और जो ताकत देते रहे. त्यांचे आभार मानतो. आणि विशेषतः माझी जी टीम आहे, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी असतील और उसके अलावा जो मेरी टीम रही है मेरे साथ, या सगळ्यांनी एक टीम म्हणून या ठिकाणी काम केलं. ये टीम बनाकर इन्होंने जो काम किया यहां पर, म्हणून त्यांचे आभार मानतो. मैं उनका भी आभार मानता हूं. आपल्या सगळ्यांचे देखील मी आभार मानतो. आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे. आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे. मैं मीडिया का भी आभार मानता हूं. ते मिळेलच असा विश्वास मी व्यक्त करतो. आप लोगों ने जो प्यार दिया वो अब भी मिलता रहेगा. अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो. मैं तमाम महाराष्ट्र के अधिकारियों का, असे ना 5 वर्षाचे आमच्या सोबत राहिले, जो लगातार 5 साल हमारे साथ थे, त्यांचे मी आभार मानतो. कारण ते 5 वर्ष आमच्या सोबत होते, त्यामुळे त्यांचे मी आभार मानतो. महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और पिछले 5 वर्षों में जो काम महाराष्ट्र में हमने किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया. इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था, उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई. तो ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था. दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो, किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम
उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे। लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा ये स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष है इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते। ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी, मैंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया। शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है, और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई। पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा, और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद 3 पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना। और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर, जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है। क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं, और उनके समर्थन से हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते, और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया, और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि
कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिए तीन दिशाओं में चलेंगे और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं। मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए। ये टीम का श्रेय था, एक टीम करके हम काम कर रहे थे और इसलिए मैं उनका भी, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी का, मीडिया का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। कुठली अट नव्हती। इतके दिवस तुम्ही सिंचनाच्या नावाखाली अजित पवारांचा आरोप करत होता, ते संतापकार्याखाली कसे चालले? आणि दुसरा प्रश्न, एवढ्या भल्या सकाळी लपून म्हणजे असा जो आरोप करतात, शपथविधी घेण्याचं कारण काय? असं आहे की राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळेस व्हॅक्यूम ठेवता येत नाही। राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळी गव्हर्नरचे अधिकार संपलेले असतात। त्यामुळे तिथे जर सत्ता नसेल आणि गव्हर्नरला अधिकार नसतील तर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाऊनची परिस्थिती येते।
आणि म्हणून तात्काळ शपथ घ्यावी लागते, म्हणून ती शपथ घेण्यात आली. देखिए, पहली बात यह है, हमने महाराष्ट्र में हमारे साथी के साथ ही सत्ता बनाने का पूरा प्रयास किया. नहीं बनी तो हमने ये बताया हमारे पास नंबर नहीं है, उनको पूरा चांस दिया. तब भी वो जब सत्ता नहीं बना रहे थे तो महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता थी और इसलिए हमने सरकार बनाई. और बाजी पीछे हट गए. क्या आपको लगता है कि ये उनका गेम प्लान था या इनोसेंट मूव थी या और शरद पवार और अजित पवार का गेम था? क्या देखिए, अभी इसका जवाब अजित पवार दे सकते हैं. देखिए, मैं बहुत स्पष्ट शब्द में कहता हूं, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे. और अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ नहीं. फडणवीस जी, सवाल अजित पवार का इसलिए भी उठता है, माफ करिए मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है, आप अगर सुन सकते हैं तो. इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि आपने खुद आपके भाषण में कहा था अजित पवार चक्की पीसिंग की जगह पे आपके साथ वो अचानक उस दिन सुबह दिखाई दिए. और इसी को जोड़ के एक मिनट, इसीलिए सबको झटका लगा. इसीलिए सवाल ये बार बार उठ रहा है क्योंकि आप खुद ऐसे थे, आप और विनोद तावड़े, आप दोनों ने अलग अलग सभागृहों में इरिगेशन घोटाले को इतने बड़े पैमाने पर उठाया था. आपने उस मुद्दे को लेकर ओपन इंक्वायरी ऑर्डर की थी. आपकी सरकार ने 3000 से ज्यादा टेंडर्स की इंक्वायरी की थी और उसी आदमी के साथ आप जाकर सरकार बना रहे हैं. इसीलिए बार बार आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया. इसी को जोड़ के आप जुड़ी हो, मैं बता देता हूँ. ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर्ड चल रही है और इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुट नेता बनाया. अब जब सत्ता बनेगी तो गुट नेता के साथ ही बनेगी. अगर वो गुट नेता नहीं होते, दूसरे के होते तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुट नेता बनाया. अब जब सत्ता बनेगी तो गुट नेता के साथ ही बनेगी. अगर वो गुट नेता नहीं होते, दूसरे के होते तो देखिए, अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे. अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते. अजित पवारांनी राजीनामा द्यायचं नेमकं कारण काय सांगितलं? 5 दिवसात निर्णय कसा बदलला? त्यांनी मला हे सांगितलं की माझ्या वैयक्तिक कारणांनी मी राजीनामा देतो. अजित पवारांनी कुणाच्या दबावाखाली राजीनामा दिला का आणि कोणाचा दबाव होता? मला नाही माहिती, तुम्ही त्यांना विचारा. लगातार जब आप उससे शपथ लिए उसके बाद से पुलिस ये कह रहा है कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी और जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके पहले रात में आप लोगों ने सरकार बनाई. अरे भाई, 11 दिन थे ना, रोज तो चर्चा करते थे. रोका किसने था? नेता भी नहीं तय कर पाए, प्रोग्राम भी नहीं तय कर पाए, कुछ भी तय नहीं कर पाए. रोका किसने था उनको? किसी ने रोका. असं जेव्हा आपण म्हणता तेव्हा भाजपची नैतिकता अबाधित आहे असाही दावा आपण करता. 100% भाजपची नैतिकता आभारी आहे. Was it the BJP central leadership that decided to go with Ajit Pawar, or was it the state leadership, including you, which took the decision to go with Ajit Pawar? That's my first question. Second Only one question, please. Oh, just one more. Doesn't you aligning with Pawar malign your Mr. Clean image? पहली गोष्ट ऐसी है, पहली बात ऐसी है कि कोई भी निर्णय स्टेट में होता है, वो कोई सेंटर में होता नहीं है. सेंटर में हम बताते हैं, तो ये स्टेट का ही निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेज कोई मलाइन वगैरह होगी. मैं जैसा हूं वैसा हूं. महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता ने मुझे स्वीकार किया.
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और अब मैं यहां से निकलकर सीधे राज्यपाल के पास जाऊंगा और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस दौरान उन्होंने पिछली बातों को भी जिक्र यहां पर किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने जो हमको आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने अदा किया महाराष्ट्र की जनता का। लेकिन साथ ही उन्होंने शिवसेना पर भी निशाना यहां पर साधा है। उन्होंने कहा कि कभी 2.5 साल सीएम को लेकर बात नहीं हुई थी और जो गठबंधन टूटने की वजह है उसके पीछे शिवसेना है। हालांकि उन्होंने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ, क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ अचानक से ली और क्यों अब उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अजीत पवार ने उनको भरोसा दिलाया था कि सभी 54 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन आज जब अदालत का फैसला आया तो अजीत पवार ने कहा कि हमारे साथ कोई विधायक नहीं है, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे और यही वजह रही कि रिजाइन मैं कर रहा हूं। उन्होंने यह भी बताया कि अजीत पवार ने मुझे अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद सरकार बनाने का कोई विकल्प, कोई संख्या हमारे पास नहीं थी, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, खरीद फरोख्त में यकीन नहीं रखते हैं हम, इसीलिए कोई विकल्प नहीं है और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इसका ऐलान उन्होंने किया और अब वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी खबर, 24 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और उस वक्त जब नतीजे आए थे तो लग रहा था कि सबसे आसान यही होगा कि महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी, हरियाणा में पेच फंस जाएगा। लेकिन हुई कहानी उल्टी और 24 अक्टूबर को नतीजों के बाद जो कहानी हुई वो होते होते कई अलग अलग उतार चढ़ावों से गुजरते हुए आज 26 नवंबर को यहां पर आकर रुकी है, जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही आपको ये बता दें कि आज शाम को जो एनसीपी है, शिवसेना है और कांग्रेस समेत जो बाकी दल हैं वो बैठेंगे, अपना नेता गठबंधन का चुनेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 79 घंटे मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, लेकिन अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया। तो बड़ी खबर, इस दौरान उन्होंने अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल के बारे में दावा किया। रोहित विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधे मैं उन्हीं के पास चलूंगा। रोहित, इस्तीफा तो दिया लेकिन सारे अगले पिछले चीज गिना दी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हमने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और क्यों रिजाइन कर रहे हैं, सब अगला पिछला गिना दिया। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो समझ में नहीं आई वो उन्होंने कहा कि अजीत पवार आकर बोले और उन्होंने कहा कि अदालत का आज फैसला आ गया, इस फैसले के बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अदालत के फैसले से इस्तीफे का क्या मतलब है? बिल्कुल भाई, आपने अदालत का फैसला आया, अदालत ने तो कहा भाई शक्ति परीक्षण 30 की जगह कल कर लो, तो अदालत के फैसले का इससे कोई संबंध समझ में नहीं आता। और इन्होंने कहा हम खरीद फरोख्त नहीं करना चाहते थे, तो जब खरीद फरोख्त नहीं करना चाहते थे तो इस पर भी सवाल उठता है कि देखिए, अगर खरीद फरोख्त की बात नहीं थी तो फिर 30 तारीख तक रुकने की भी बात समझ में नहीं आती है। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, उनसे ये भी पूछा गया कि बताइए कि आपकी छवि पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है इसका कि जयंत पाटिल आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये तो माफी, जयंत पाटिल मैंने कहा, आपके साथ अजीत पवार जुड़ रहे हैं, उसका असर तो नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए मेरी छवि जैसी थी वैसी मेरी छवि पर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा है। तो फिर आगे पूछा गया कि आप तो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बोला था कि हम ओपन करेंगे इनका घोटाला और पूरा जांच करेंगे, उस बारे में आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा जो भी सवाल उठे थे हमने उसके हिसाब से जांच बैठाई थी और कानून अपना काम कर रहा है। तो अगेन उन्होंने फिर पूछा गया कि अजीत पवार ने इस्तीफा दिया तो कैसे दिया। उन्होंने कहा कि अजीत हमारे साथ आए थे, उन्होंने ये कहा अजीत हमारे साथ आए थे, ये स्पष्ट नहीं किया कि हमने संपर्क किया कि वो उन्होंने संपर्क किया, और वहां पर थोड़ा सा एक लूप होल छूट जाता है। एक खबर ये भी आ रही है कि अब इसकी पुष्टि हम थोड़ी देर में करेंगे, हमारे संवाददाता जैसे जुड़ते हैं। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है उद्धव ठाकरे का, यानी ठाकरे घराने का पहला वारिस जो मुख्यमंत्री बन सकता है वो उद्धव ठाकरे, वो कल बन सकते हैं। इसको हमको देखना होगा कि उद्धव ठाकरे कल शपथ ले सकते हैं और उनके साथ, और जी हाँ, ये आ गया है, उद्धव ठाकरे कल शपथ लेंगे, उनके साथ बाला साहब थोराट और जयंत पाटिल उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बाला साहब थोराट कांग्रेस की तरफ से, जयंत पाटिल एनसीपी की तरफ से, ये दो मुख्यमंत्री होंगे। अजीत पवार नहीं बन रहे फिलहाल, अजीत पवार थोड़ी देर के लिए बाहर हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, बाला साहब थोराट उप मुख्यमंत्री, जयंत पाटिल दूसरे उप मुख्यमंत्री।
यानी बराबर का बंटवारा हुआ है। बाकी के दो दलों के बीच में 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री बनेंगे और ये शपथ ग्रहण कल ही होगा। अब ये देखना होगा शपथ ग्रहण मातोश्री यानी मातोश्री बंगला जो है उनका वहां से कहां करवाते हैं, या तो वो शिवाजी पार्क मैदान में कराएं या राजभवन में। जिस तरीके से हमने देखा देवेंद्र फडणवीस का तो बहुत जल्दबाजी में हुआ, यहाँ उम्मीद है कि शिवाजी पार्क मैदान जो है वहां पे कराने की बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इधर सरकार गिरी नहीं कि उधर सरकार बनने की खबर आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक पुरानी कहावत है कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धमा चौकड़ी मचाते हुए एक स्तर से पूरा हुआ था कि सरकार बनेगी 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 और 5 साल पूरी रहेगी, आखिरी दम तक वो खत्म हो गया। और कल इसका ट्रेलर हमने देख लिया था जब 162 विधायक एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए थे, उसके बाद ही हौसले पस्त हो गए। और फिर आज रहा सा काम सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं, मेरे ख्याल से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, इस बारे में वहां से क्या अपडेट है? आशीष भी नहीं जुड़े हैं अभी। शायद हम कोशिश करेंगे कि तुरंत आपको ग्राउंड जीरो ले जा सके जहां पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे होंगे। फडणवीस फिलहाल राजभवन के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में राजभवन पहुंचने वाले, वहां से भी हम लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इस वक्त यह आ रही है कि दूसरी तरफ से शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण का वक्त क्या होगा ये पता लगना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर से पहले यानी पहले फर्स्ट हाफ में ही शपथ ग्रहण होगा, शाम के लिए नहीं रख रहे हैं। माना जा रहा था पहले कि इसको इवेंट की तरह बनाया जाएगा, लेकिन अब उतना वक्त नहीं है कि इतना इवेंट बनाया जा सके, लेकिन फिर भी खुले में शपथ ग्रहण हो सकता है। सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त हम पहले ही बात करें तो वो ये थी कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा, क्या ये उनकी कमजोरी माना जाए या उनका गलत फैसला माना जाए, या फिर उनके ऊपर के शीर्ष जो स्तर के नेता हैं उनका माना जाए। शहजाद भी हमारे साथ जुड़ गए होंगे और तमाम मेहमान भी जुड़ गए होंगे। नहीं रोहित, शहजाद नहीं है यहाँ पर, शहजाद नहीं है, लेकिन बाकी मेहमान है यहाँ पर। मैं चाहूंगा कि आप उनसे पूछें कि इस घटनाक्रम के बारे में फिलहाल वो किस नजरिए से देखते हैं, इस चीज का बीजेपी को कितना धक्का पहुंचेगा, इस चीज का बीजेपी को क्या नुकसान केंद्रीय स्तर पर पहुंचेगा पूरे देश भर में। बिल्कुल, मेरे साथ कौन कौन गेस्ट है मैं सबसे पहले पूरे जो पैनल है उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मनोज यादव हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। राजभवन पहुंच गए फडणवीस, इस वक्त आपको बता दूं राजभवन पहुंच चुके हैं। आप सबका परिचय दें। बिल्कुल, हाँ, फडणवीस राजभवन पहुंच गए, लेकिन इस बीच जो गेस्ट हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। संजीव कौशिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तौसीफ अहमद खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो टीएमसी विंग के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुंजा कपूर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और प्रज्ञा भूषण जी हैं, सीनियर लॉयर, वो भी हमारे साथ हैं। और अजीत मंडोला जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन की तस्वीरें, जहां पर अपना इस्तीफा सौंपने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मनोज, क्या कहेंगे आप? बीजेपी की तरफ से हैं तो आपसे पूछना जायज बनता है कि भाई ये जो घटनाक्रम हुआ, ये बीजेपी की छवि को क्या नुकसान पहुंचा रहा है ये घटनाक्रम? देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी की छवि जनता की छवि से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही जब राज्यपाल जी के पास जाकर के पहली बार जब बुलाया था राज्यपाल जी ने, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास संख्या बल नहीं है। क्योंकि हमारा गठबंधन शिवसेना के साथ था, लेकिन शिवसेना जिस तरह का कुर्सी का खेल खेल रही थी मुख्यमंत्री का, तो शिवसेना ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है, तो हमारे पास में संख्या बल नहीं है। तो हम पहली दफा जब माननीय राज्यपाल जी के पास गए थे तो हमने मना कर दिया था। लेकिन जब दूसरी बार जब ये हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, सबको मौका मिला, एनसीपी को मिला, शिवसेना को मिला, लेकिन ये लोग बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। बाद में क्या हुआ कि जो विधायक दल के नेता हैं अजीत पवार साहब, उनकी चिट्ठी आई हमारे पास में। वो चिट्ठी के बिहाफ के ऊपर, चिट्ठी के वजह से हमने सरकार का गठन किया और अजीत दादा पवार हमारे डिप्टी सीएम हुए। जी कोई नई बात देखिए, राज्यपाल जी ने जो जिस शिवसेना की बात कर रहे हैं, जिस शिवसेना की आप बात कर रहे हैं ना मनोज जी, मैं एक अपडेट आपको कर दूं, उन्हीं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, उन्हीं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को सुन लीजिए।
उस ट्वीट को सुन लीजिए। वो बड़े वो सीधे कह रही है, बड़े बेगाबूर होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ट्वीट किया उन्होंने ये, और आप ही की सिचुएशन पर, बीजेपी की सिचुएशन पर ट्वीट किया इस वक्त। देखिए, मैं जवाब देता हूं इस पे जी। मैं अभी जवाब देता हूं। बाना पहरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बानी बोले सियार की कुत्ता खावे फाल। शिवसेना ने जिस तरह से जनादेश का अपमान किया, महाराष्ट्र की जनता के पीठ में छुरा घोपा है। वो बाला साहब ठाकरे की आज आत्मा रो रही होगी वहां पर। मनोज जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। तीन तस्वीरें चल रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, तीन तस्वीरें चल रही है, हमको समझ लेते हैं। पहली तस्वीर 9 नवंबर की है, जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद अचानक से 23 नवंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की सुबह 8 बजे करीब शपथ ले ली। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद 26 नवंबर को फिर यह कह दिया कि हमारे पास नंबर नहीं है। अजीत पवार ने समर्थन का वादा किया था, लेकिन आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है, हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये 3 तस्वीर बता रही है कि किस तरह से पहले समर्थन नहीं होने की बात कही देवेंद्र फडणवीस ने, फिर अचानक से उनको समर्थन मिल गया। अजीत पवार से पता नहीं क्या भरोसा मिला, जिस भरोसे पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद 79 आवर्स 79 घंटे के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है देवेंद्र फडणवीस को। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें हम महाराष्ट्र की राजनीति की आपको बता रहे हैं किस तरीके से। मनोज जी, कमी कहां रह गई? क्या प्लानिंग में कमी रह गई, उसके एग्जीक्यूशन में कमी रह गई, कहां कमी रह गई? आपका थिंक टैंक तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीजों को भांप ना पाए, या फिर शरद पवार ने जो बिसात बिछाई उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं अब शय खा गई है, मात खा गई है? देखिए, सह और मात का खेल अलग विषय है, लेकिन मैं बताता हूं। देखिए, लोकतंत्र की विजय हुई है। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग कोई खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे थे बार बार हॉर्स ट्रेडिंग के, मैं बता देता हूं, बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, बीजेपी जनता के जनादेश का सम्मान करती है, बीजेपी जनता के साथ खड़ी हुई है, चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े। लेकिन सुबह तक तो कुछ और किसने किया सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विधायक दल के नेता, एनसीपी के विधायक दल के नेता की चिट्ठी के आधार पर ऐसा होता है? संजय द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी ने किसी आम विधायक के कहने पर नहीं किया। एनसीपी के विधायक दल के नेता, विधायक दल के नेता, शर्म करिए। अरे सर, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने तो महाराष्ट्र की जनता पे छुरा घोपा है। आपने क्या किया है? आपने क्या किया मुझे जरा बताइए। आपने कुर्सी के खेल में, कुर्सी के, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो छुरा घोपा है। आपने क्या किया है? आपने क्या किया मुझे जरा बताइए। आपने कुर्सी के खेल में, कुर्सी के, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो दिखा दिया। कोई खरीद। सर, आप दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं, पहले तक आप लोग साथ थे। और एक चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए, मनोज जी, संजय जी, आप दोनों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जनादेश आप दोनों के लिए था, आप दोनों के गठबंधन के लिए जनादेश था। ये चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बड़ी खबर मैं बताऊंगा, इसके बाद आएंगे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होगा कल। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवाजी पार्क में कल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पहला ठाकरे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा उद्धव ठाकरे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कल ही ये शपथ ग्रहण होगा शिवाजी पार्क में, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बाला साहेब थोराट और जयंत पाटिल डिप्टी सीएम बनेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर फडणवीस की जिसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उद्धव ठाकरे की जो कि कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो गठबंधन है उस गठबंधन के नेता के तौर पर आज शाम को उनका चुनाव किया जाएगा, क्योंकि आज गठबंधन की बैठक होनी है और फिर कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संजय द्विवेदी जी, मनोकामना तो पूरी हो गई शिवसेना की, एक शिव सैनिक ही सीएम बनेगा, ये लगातार संजय राउत कह रहे थे, और कल उद्धव जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ये सही खबर है? जरा बता दीजिए, मोहर लगा दीजिए। नहीं, उद्धव ठाकरे
पूरे उसके नेता हैं। ये माननीय शरद पवार जी ने घोषणा कर दी थी, माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको, जिस तरह से 22 तारीख को माननीय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए मंजूर कर लिया गया था, ओके कर दिया गया था, तो इनको क्या जल्दी थी मुख्यमंत्री बनने की? आज उसका हर्ष देख लिया उन्होंने। ये इस देश के दूसरे जगदम्बा पाल जी बन गए हैं। माननीय जगदम्बा पाल जी आपके पास में संख्या बल था तो गए क्यों नहीं आप राज्यपाल के पास में? आपके पास में संख्या बल थी, आप कुर्सी बीजेपी को सम्मानित बीजेपी बिल्कुल। देखिए संजय जी ऐसा नहीं कि आप लोगों को टाइम नहीं मिला, आप लोगों को भी बहुत टाइम मिला, लेकिन आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पा रहा था। संजय जी आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पा रहा था। अरे सर शर्म कीजिए, बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज रो रही होगी, करहा रही होगी। अमित शाह जी का सम्मान करता हूं, दुनिया के जिन्होंने कांग्रेस का हमेशा विरोध किया। ठीक है चलिए मैं बाकी लोगों को भी इस डिबेट में इन्वॉल्व करता हूँ, मैं बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। संजय जी मनोज जी गुंजा आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है संजय जी मनोज जी प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, सबका एक रिएक्शन, सबका एक रिएक्शन जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुंजा प्लीज पूछ लीजिए। मेरे शिवसेना के जो सैनिक भाई हैं उनको आज याद आना चाहिए कि कल किस प्रकार से इन्होंने न सिर्फ अपने विधायकों का प्रदर्शन किया, और वो विधायक जो जनता के थ्रू चुन के आते हैं, बल्कि नामों की शपथ खाई किसी इंडिविजुअल की। जिस हिटलरवाद की बात कांग्रेस करती रहती है बार बार, ये एक नाजी कल्चर है कि आप किसी एक इलेक्टेड किसी एक इंडिविजुअल के नाम की शपथ खाएं। बिल्कुल शिवसेना को ना शर्म है ना आबरू है। ये किसको बेआबरू करने की बात इनकी पार्टी इस बात में अब कोई दम नहीं है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे आप सुनिए जिस शिवाजी पार्क में आप कल शपथ लेने की बात कर रहे हैं, उसी शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे जब दशहरा का समारोह करते थे तब कहते थे कि मैं राजनीति राजभवन का इस्तेमाल गलत तरीके से करके सरकार बनाई गई आप किसी सैनिक को मुख्यमंत्री आपके बना पास देंगे, जनमत नहीं था, बहुमत नहीं था, उसके बाद में आपने सरकार बनाई थी। जनमत युति के लिए था, आपने युति का सम्मान किया, जनमत युति के लिए था। आपके पास बहुमत नहीं था, फिर भी आपने राजभवन का गलत इस्तेमाल किया ना। केंद्र सरकार ने अपने इशारे से राजभवन का गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने सरकार बनाई। आज तो यही क्या हुआ ना, फाइनल तो यही रिजल्ट निकल गया कि आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है। सम्मान आपने नहीं किया। सोनिया गांधी के आप हो गए, भगड़ा आपने उतार दिया, बहुमत की आपने सरकार बना ली, 2 दिनों तक आप मुख्यमंत्री बने रहे, और उसके बाद में मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा आपको। शर्म की बात तो ये है, अब आप पार्टी का नाम भी बदल बना लिया आपने, क्योंकि जिनके साथ आप गठबंधन में वो तो भगवान ये सारी बात ठीक है। अजीत जी एक रिएक्शन आपका, क्या बीजेपी जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल मिजाज था उसको भांप नहीं पाई, मौके की नजाकत भांप नहीं पाई, क्योंकि इतना मतलब ऐसा गेम प्ले होगा इस बात की मुझे तो उम्मीद नहीं थी। रोहित जी देखिए, इसमें न तो देवेंद्र फडणवीस का कुछ है, देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे ये सब लोग इतना इन लोगों के इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये जो लड़ाई है ये लड़ाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बनाम शरद पवार हो गई, क्योंकि ये सवाल तब भी उठे थे, तब भी इस बात का जवाब नहीं था बीजेपी के पास क्यों इतनी जल्दी शपथ आपने ली, आपको क्या रात को राष्ट्रपति शासन हटाने की जरूरत पड़ी, अभी तक आपने सुबह सुबह शपथ ले ली, और अब तो और सवाल उठेंगे, कुछ आपके पास नहीं था फिर भी आपने सब कुछ। अभी तक ये माना जा रहा था, जो हम लोग सोच रहे थे उस दिन हमने ये सोचा कि जब नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं या अमित शाह बधाई दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था के तहत जिन्होंने रातों रात शपथ दिलाई तो कुछ न कुछ सब कुछ ठीक ठाक कर लिया होगा। और शरद पवार टारगेट पे आ गए थे कि शरद पवार ने यहां तक कि कांग्रेसियों ने शरद पवार पे सवाल उठा दिए थे कि भाई ये तुम्हारी वजह से सरकार बन गई है। लेकिन शरद पवार ने उसके बाद जिस तरह से कदम उठाए तो कहीं न कहीं ये साफ हो गया कि शरद पवार का इसमें रोल नहीं है। देखिए, सारा दारोमदार अजीत पवार के ऊपर था। और मैं आपको बताऊं, 4-5 दिन पहले जब ये घटना इन्होंने शपथ ली, उसके बाद शाम को शरद पवार के घर पे जो मीटिंग हुई एक एक विधायक के साथ, जो खबरें वहां से निकल के आई उसमें शरद पवार ने प्रत्येक विधायक से ये कहा कि भाई ये मैं अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप मेरे को मतलब बचाओ, मैं नहीं तो मेरे लिए बड़ी राजनीतिक एक तरीके से राजनीतिक हत्या हो जाएगी अगर मैं हार जाऊंगा। उन्होंने कई भावनात्मक तरीके से 40-41 विधायक वहां पहुंचे थे। उनमें से कुछ क्या कहते हैं इनके करीबी माने जाते थे अजीत पवार के, उनको भी भावनाओं में लेके उन्होंने पूरी तरीके से जो जिसे कहते हैं कि अपना पारिवारिक पूरा गेम खेला। और उसके बाद भी वो घबराए हुए थे,
उनको ये था कि कहीं वोटिंग के दिन टूटेंगे, लेकिन कल से जिस तरह से दबाव अजीत पवार पे बनाया गया वो काम कर गया। उनसे इस्तीफा देने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को समझ में आ गया कि हम लोग पहली बार गच्छा खा गए हैं शरद पवार जैसे दिग्गज, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु रहे शरद पवार, तो ये गुरु के हाथों कह सकते हैं कि चेले इस बार चेला जो है वो मात खा गए हैं। गुरु ही रहा और चेला, अब की जिस अब सरकार बन रही है तो अब गुरु जीत गए हैं, तो अब चेले दोनों हार गए हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी भी सीनियर लॉयर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास में चलूंगा। प्रज्ञा जी, जो अब करंट सिचुएशन है इस वक्त महाराष्ट्र की, एक कमेंट उस पर आपका नहीं कि हम जो है इनको जेल भेजेंगे, ये क्या? कल भी मैं इंडिया न्यूज पे ही थी, मनीषा अवस्थी जी साथ में थे जी, और मैंने स्पेसिफिकली कल ये बताया था कि जब ये बात चल रही थी कि ये मॉक फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है और इसका औचित्य क्या बनता है, तो मैंने बोला था कि ये जो तीनों शरद पवार जी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, तो ये लोग मिलके बेसिकली ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इस प्रेशर का हो सकता है असर ये होगा कि कल के कोर्ट जजमेंट के बाद अजीत पवार जो है ठीक है। प्रज्ञा जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा, एक टेक्निकल सवाल मुझे पूछना है, लेकिन इस बीच पंकजा मुंडे से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बात की है, जरा वो देख लेते हैं पहले। ऑन करो ना, ऑन तो है यार। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, और उसी पर अब बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। पंकजा मुंडे हालांकि अपना चुनाव हार गई थी, पंकजा अपने ही भाई धनंजय मुंडे से, लेकिन हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त उनके पास मौजूद है, देखते हैं वो क्या कहती है इस वक्त की सिचुएशन पर, क्योंकि कोशिश तो पूरी की गई थी कि नंबर जुटा लिए जाएं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आखिरकार इस नंबर गेम में बीजेपी हार गई है और इसी पर अब रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण यहाँ पर आए हुए हैं कि जो के सांसद भी हैं, उनकी गाड़ी को भी रोक दिया गया है। आप देखिए इस वक्त राणे की भी गाड़ी को राजभवन गेट पर रोका गया है, उनकी गाड़ी को भी अंदर एंट्री राजभवन में नहीं मिल रही है। यानी राजभवन में जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से जो इन लोगों की गाड़ियां सीधे इस गेट से अंदर जाती थी, लेकिन इन गाड़ियों को अब अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। नारायण राणे, आप देखिए लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त राजभवन का गेट सिर्फ उन लोगों के लिए खुल रहा है जिसको जो अंदर जा सकता है, यानी किसी को भी अन्य लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है। और यही वजह, जब तक देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो अन्य सुरक्षाकर्मी हैं वह लोग लगातार अंदर संपर्क कर रहे हैं और जो उनसे अनुमति मिल रही है। आप देखिए अंदर यहाँ पर नारायण राणे जी हैं और उनकी तरफ से लगातार इशारा किया जा रहा है, पुलिस से पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं खोला जा रहा है। उनका साथ देखिए इस वक्त पुलिस बात कर रही है उनसे, और यही वजह है कि पूरी तरीके से आप देखिए इस वक्त हम राणे साहब से बात करने की भी कोशिश करते हैं। राणे साहब, ये देखिए इस वक्त राणे जी वही राणे जी हैं जिन्होंने क्लेम किया था कि ऑपरेशन कमल लगातार चल रहा है और हम सक्सेस होंगे और सरकार बना के रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर वही राजभवन के गेट पर यहाँ पर उनको रोका गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे और दिग्गज नेता थे जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और वह उन्हें रोका गया है। आप देखिए काफी देर से उन्हें यहाँ पर रोका गया है और वह अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कारण साफ है कि वह यहाँ पर सिक्योरिटी का जो चेंजेस हुआ है वह भारी पैमाने पर इस तरीके से हुआ है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आज राजभवन के गेट पर ही रुकना पड़ रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जो बात पंकजा मुंडे से हुई थी वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो नारायण राणे की तस्वीरें थी और ये राजभवन के सामने की तस्वीरें, आप गेट की तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि अपना इस्तीफा देने के लिए देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और राजभवन की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा देने पहुंचे और इसलिए यहां पर हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। अब से कुछ देर पहले ही करीब 3:40 पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि मैं फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकलकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जा रहा हूं। और अब ये राजभवन का दरवाजा खुला है तो संभवतः मुझे लगता है कि हाँ, ये देखिए, ये जो काफिला है ये शायद देवेंद्र फडणवीस का काफिला है। शीशे काले, इसलिए कुछ एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा इस वक्त राजभवन से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मुनि के पास चल रहे हैं। अभिषेक, क्या इस वक्त है वहां पर चल रहा है? क्या फडणवीस अंदर चले गए हैं?
बिल्कुल फडणवीस अंदर चले गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देकर पूरी की पूरी टीम देखिए इस वक्त राजभवन से बाहर आ रही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए बबन राव पासपुते साहब, सर क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दिया है और आप लोगों को पता हो जाना पड़ा। इस्तीफा दिया है, राज्यपाल ने स्वीकार कर दिया है, स्वीकार करने के बाद वो चिट्ठी भी दी। लेकिन सर जो कई सारे जो नेता है बीजेपी के आपके दिग्गज नेता है, उनकी गाड़ी रोक दी गई राजभवन की गेट पर जा रही है। हाँ, सह्याद्री रेस्ट हाउस में बताया है। क्यों पासपुते साहब क्या लग रहा है? क्यों ऐसा हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी गई? क्यों से जाने दी गई? इस्तीफा देने के बाद और क्या है? लेकिन सर आप पासपुते साहब और क्या है? हो सकता है पासपुते साहब सीएम साहब का काम हो गया है, अभी काम करेंगे राज्यपाल जी और किसी को बुलाना है। साहब आप हो सकते हैं जो ऑपरेशन कमल के हेड थे, ऑपरेशन कमल का क्या हुआ? ऑपरेशन कमल का ऑपरेशन में कहा है लोटस में किसी को घोड़े बाजार नहीं करने का एक कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने दावा किया था हम ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, कल ही हो गए। क्या लगता है अजीत पवार क्या हुआ? लगता है खेल था, फेल हो गया, फेल हो गया आपका, या फिर साफ मन से फेल हो गया? आप लोग को फंसाने आए थे अजीत पवार। आप देखिए बबन राव पासपुते साहब हैं इस वक्त, जाहिर सी बात है इनके पास वो जवाब नहीं है जो साथ चाहिए देश को। विनोद तावड़े जी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तावड़े साहब, विनोद सर क्या कहेंगे आप? आपको पता चल के जाना पड़ा, क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया आपको? मुझे लगता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके पास संख्या है वो सरकार बनाता है और प्रिंसिपल से एडजस्टमेंट करके कोई सरकार बनाए तो बने चला। लेकिन सर आपको जो आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस एक एक्टिव किया था, क्यों खेल क्यों हो गया? ऑपरेशन लोटस खेल क्यों हो गया आप लोगों को? वो सभी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बताई है। चला नहीं, लेकिन जो आज जो चीजें हुई आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जो हुई है, गाड़ी रोक दी गई, क्या इसको क्या कहेंगे? गाड़ी रोक दी गई, पैदल जाना पड़ा। सुरक्षा वो हम कई बार पैदल गए, पहली बार तो नहीं गए। क्या साफ मन से आए थे या फंसाने आए थे? आपको लगता है अजीत पवार साफ मन से आए थे, फंसाने के लिए आए थे आप लोगों को? अजीत पवार फंसाने आए थे क्या आपको लग रहा है ऐसा? तावड़े साहब, ये तावड़े साहब यही है कि इनको पैदल जाना पड़ा था। और यहाँ राजभवन में काफी जितने भी नेता थे, आप देखिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, उन लोग गाड़ियां तक नहीं छोड़ी गई। अब देखिए ऑपरेशन लोटस के बारे में इस वक्त कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता हैं वह आ रहे हैं। हमारे दूसरे नेता हैं, सर क्या कहेंगे? सर ऑपरेशन लोटस से क्या हुआ? ऑपरेशन लोटस का सर ऑपरेशन लोटस से क्या हुआ आपका? देखिए जाहिर सी बात है जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वह इस वक्त कहीं न कहीं परेशान है। हम देखते हैं जो राणा जी है उन्होंने बड़ा दावा किया था कि वह ऑपरेशन लोटस का बड़ा हिस्सा है और सरकार बंद कर रहेगी। हम उनसे जान लेते हैं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जितने भी आप देखिए, हालांकि आपको अगर बड़ा अपडेट दे दूं मैं कि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सर क्या कहेंगे? तो देखिए कोई भी इस वक्त बबन राव पासपुते साहब ने साफ बात की, ऑपरेशन लोटस के मेन किरदार में थे, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन लोटस के बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि तमाम देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, सबसे खास बात देखिए यहाँ पर सियासत लगाया गया है, बड़े पैमाने पर सियासत जवान को तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। सियासत के तमाम जवानों को देखिए वो अपने पूरे एक्शन में है इस वक्त, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। छुरा को पाया आपने क्या किया है? आपने क्या किया मुझे बताइए। आपने कुर्सी के खेल में कुर्सी के आपको शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कोई खरीद। सर आप दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं, अभी कुछ वक्त पहले तक आप लोग साथ थे। और एक चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए, मनोज जी आप दोनों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जनादेश आप दोनों के लिए था, आप दोनों के गठबंधन के लिए जनादेश था। ये चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बड़ी खबर मैं बताऊंगा, फिर इसके बाद आएंगे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होगा कल। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवाजी पार्क में कल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पहला ठाकरे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा उद्धव ठाकरे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कल ही ये शपथ ग्रहण होगा शिवाजी पार्क में, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बाला साहेब थोराट और जयंत पाटिल डिप्टी सीएम बनेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर
फडणवीस की, जिसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उद्धव ठाकरे की, जो कि कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो गठबंधन है, उस गठबंधन के नेता के तौर पर आज शाम को उनका चुनाव किया जाएगा, क्योंकि आज गठबंधन की बैठक होनी है और फिर कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संजय द्विवेदी जी, मनोकामना तो पूरी हो गई शिवसेना की, एक शिवसैनिक ही सीएम बनेगा, ये लगातार संजय राउत कह रहे थे, और कल उद्धव जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ये सही खबर है? जरा बता दीजिए, मोहर लगा दीजिए। नहीं, उद्धव ठाकरे पूरे उसके नेता हैं। ये माननीय शरद पवार जी ने घोषणा कर दी थी, माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको, जिस तरह से 22 तारीख को माननीय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए मंजूर कर लिया गया था, ओके कर दिया गया था, तो इनको क्या जल्दी थी मुख्यमंत्री बनने की? आज उसका अर्थ देख लिया उन्होंने। ये इस देश के दूसरे जगदम्बा पाल जी बन गए हैं। माननीय जगदम्बा पाल जी आपके पास में संख्या बल था तो गए क्यों नहीं आप राज्यपाल के पास में? आपके पास में संख्या बल थी, आप कुर्सी बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी बिल्कुल। देखिए संजय जी, ऐसा नहीं कि आप लोगों को टाइम नहीं मिला, आप लोगों को बहुत टाइम मिला, लेकिन आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पा रहा था। संजय जी, आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पा रहा था। अरे सर, शर्म कीजिए, बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज रो रही होगी, करहा रही होगी। अमित शाह जी का सम्मान करता हूं। दुनिया के कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया। ठीक है, चलिए मैं बाकी लोगों को भी इस डिबेट में इन्वॉल्व करता हूँ। मैं बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। संजय जी, मनोज जी, गुंजा, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, संजय जी, मनोज जी, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, सबका एक एक रिएक्शन, सबका एक एक रिएक्शन जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुंजा प्लीज पूछ लीजिए। मेरे शिवसेना के जो सैनिक भाई हैं, उनको आज याद आना चाहिए कि कल किस प्रकार से इन्होंने न सिर्फ अपने विधायकों का प्रदर्शन किया, और वो विधायक जो जनता के थ्रू चुन के आते हैं, बल्कि नामों की शपथ खाई, किसी इंडिविजुअल की। जिस हिटलरवाद की बात कांग्रेस करती रहती है बार बार, ये एक नाजी कल्चर है कि आप किसी एक इलेक्टेड, किसी एक इंडिविजुअल के नाम की शपथ खाएं। बिल्कुल शिवसेना को ना शर्म है ना आबरू है। ये किसको बेआबरू करने की बात इनकी पार्टी इस बात में अब कोई दम नहीं है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे आप सुनिए, जिस शिवाजी पार्क में आप कल शपथ लेने की बात कर रहे हैं, उसी शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे जब दशहरा का समारोह करते थे, तब कहते थे कि मैं राजनीति में सत्ता के लिए गलत तरीके से करके सरकार बनाई गई। आप किसी सैनिक को मुख्यमंत्री बना देंगे। आपके पास जनमत नहीं था, बहुमत नहीं था, उसके बाद में आपने सरकार बनाई थी। जनमत युति के लिए था, आपने युति का सम्मान किया। जनमत युति के लिए था, आपके पास बहुमत नहीं था, फिर भी आपने राजभवन का गलत इस्तेमाल किया ना। तोड़ी केंद्र सरकार ने अपने इशारे से राजभवन का गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने सरकार बनाई। आज तो यही क्या हुआ ना, फाइनल तो यही रिजल्ट निकल गया कि आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है। सम्मान आपने नहीं किया। सोनिया गांधी के आप हो गए भगरा, आपने उतारा। बगैर बहुमत के आपने सरकार बना ली, 2 दिनों तक आप मुख्यमंत्री बने रहे, और उसके बाद में मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा आपको। शर्म की बात तो ये है, अब आप पार्टी का नाम नहीं बदल बना लिया आपने, क्योंकि जिनके साथ अब गठबंधन में वो तो भगवा। ये सारी बात ठीक है। अजीत जी एक रिएक्शन आपका, क्या बीजेपी जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल मिजाज था उसको भाप नहीं पाई, मौके की नजाकत भाप नहीं पाई? क्योंकि इतना मतलब ऐसा गेम प्ले होगा, इस बात की मुझे तो उम्मीद नहीं थी। रोहित जी देखिए, इसमें न तो देवेंद्र फडणवीस का कुछ है, देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे, ये सब लोग इतना, इन लोगों के इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बनाम शरद पवार हो गई। क्योंकि ये सवाल तब भी उठे थे, तब भी इस बात का जवाब नहीं था बीजेपी के पास, क्यों इतनी जल्दी शपथ आपने ली? आपको क्या रात को राष्ट्रपति शासन हटाने की जरूरत पड़ी? अभी क्यों आपने सुबह सुबह शपथ ले ली? और अब तो और सवाल उठेंगे, कुछ आपके पास नहीं था, फिर भी आपने सब कुछ। अभी तक ये माना जा रहा था, जो हम लोग सोच रहे थे उस दिन, हमने ये सोचा कि जब नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं या अमित शाह बधाई दे रहे हैं, और पूरी व्यवस्था के तहत जिन्होंने रातों रात शपथ दिलाई, तो कुछ न कुछ सब कुछ ठीक ठाक कर लिया होगा। और शरद पवार टारगेट पे आ गए थे कि शरद पवार ने, यहां तक कि कांग्रेसियों ने शरद पवार पे सवाल उठा दिए थे कि भाई ये तुम्हारी वजह से सरकार बन गई है। लेकिन शरद पवार ने उसके बाद जिस तरह से कदम उठाए, तो कहीं न कहीं ये साफ हो गया कि शरद पवार का इसमें रोल नहीं है। देखिए, सारा दारोमदार अजीत पवार के ऊपर था। और मैं आपको बताऊं, 4-5 दिन पहले जब ये घटना, इन्होंने शपथ ली, उसके बाद शाम को शरद पवार के घर पे जो मीटिंग हुई एक एक विधायक के साथ,
जो खबरें वहां से निकल के आई उसमें शरद पवार ने प्रत्येक विधायक से ये कहा कि भाई ये मैं अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप मेरे को मतलब बचाओ, मैं नहीं तो मेरे लिए बड़ी राजनीतिक एक तरीके से राजनीतिक हत्या हो जाएगी अगर मैं हार जाऊंगा। उन्होंने कई भावनात्मक तरीके से 40-41 विधायक वहां पहुंचे थे, उनमें से कुछ क्या कहते हैं इनके करीबी माने जाते थे अजीत पवार के, उनको भी भावनाओं में लेके उन्होंने पूरी तरीके से जो जिसे कहते हैं कि अपना पारिवारिक पूरा गेम खेला और उसके बाद भी वो घबराए हुए थे। उनको ये था कि कहीं वोटिंग के दिन टूटेंगे, लेकिन कल से जिस तरह से दबाव अजीत पवार पे बनाया गया वो काम कर गया। उनसे इस्तीफा देने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को समझ में आ गया कि हम लोग पहली बार गच्छा खा गए हैं शरद पवार जैसे दिग्गज, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु रहे शरद पवार, तो ये गुरु के हाथों कह सकते हैं कि चेले इस बार चेला जो है वो मात खा गए हैं। गुरु ही रहा और चेला, अब की जिस अब सरकार बन रही है तो अब गुरु जीत गए हैं तो अब चेले दोनों हार गए हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी भी सीनियर लॉयर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास में चलूंगा। प्रज्ञा जी, जो करंट सिचुएशन है इस वक्त महाराष्ट्र की, एक कमेंट उस पर आप करिए। कि हम जो है इनको जेल भेजेंगे, ये क्या? कल ही मैं इंडिया न्यूज पे ही थी, मनीष अवस्थी जी साथ में थे जी, और मैंने स्पेसिफिकली कल ये बताया था कि जब ये बात चल रही थी कि ये मॉक फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है और इसका औचित्य क्या बनता है, तो मैंने बोला था कि ये जो तीनों शरद पवार जी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, तो ये लोग मिलके बेसिकली ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और इस प्रेशर का हो सकता है असर ये होगा कि कल के कोर्ट जजमेंट के बाद अजीत पवार जो है ठीक है प्रज्ञा जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा, एक टेक्निकल सवाल मुझे पूछना है, लेकिन इस बीच पंकजा मुंडे से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बात की है, जरा वो देख लेते हैं पहले। अब ऑन करो ना, ऑन तो है यार। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, और उसी पर अब बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। पंकजा मुंडे हालांकि अपना चुनाव हार गई थी, पंकजा अपने ही भाई धनंजय मुंडे से, लेकिन हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त उनके पास मौजूद है, देखते हैं वो क्या कहती है इस वक्त की सिचुएशन पर, क्योंकि कोशिश तो पूरी की गई थी कि नंबर जुटा लिए जाएं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आखिरकार इस नंबर गेम में बीजेपी हार गई है और इसी पर अब रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण राणे यहाँ पर आए हुए हैं कि जो के सांसद भी हैं, उनकी गाड़ी को भी रोक दिया गया है। आप देखिए इस वक्त राणे की भी गाड़ी को राजभवन गेट पर रोका गया है, उनकी गाड़ी को भी अंदर एंट्री राजभवन में नहीं मिल रही है। यानी राजभवन में जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से जो इन लोगों की गाड़ियां सीधे इस गेट से अंदर जाती थी, लेकिन इन गाड़ियों को अब अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। नारायण राणे, आप देखिए लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त राजभवन का गेट उन लोगों के लिए खुल रहा है जिसको जो अंदर जा सकता है, यानी किसी को भी अन्य लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है। और यही वजह, जब तक देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो अन्य सुरक्षाकर्मी हैं वह लोग लगातार अंदर संपर्क कर रहे हैं और जो उनसे अनुमति मिल रही है। आप देखिए अंदर यहाँ पर नारायण राणे जी हैं और उनकी तरफ से लगातार इशारा किया जा रहा है, पुलिस से पूछा जा रहा है आखिरकार क्यों नहीं खोला जा रहा है। उनका साथ देखिए इस वक्त पुलिस बात कर रही है उनसे, और यही वजह है कि पूरी तरीके से आप देखिए इस वक्त हम राणे साहब से बात करने की भी कोशिश करते हैं। राणे साहब ये देखिए इस वक्त राणे जी वही राणे जी हैं जिन्होंने क्लेम किया था कि ऑपरेशन कमल लगातार चल रहा है और हम सक्सेस होंगे और सरकार बना के रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर वही राजभवन के गेट पर यहाँ पर उनको रोका गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे और दिग्गज नेता थे जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और वह उन्हें रोका गया है। आप देखिए काफी देर से उन्हें यहाँ पर रोका गया है और वह अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कारण साफ है कि वह यहाँ पर सिक्योरिटी का जो चेंजेस हुआ है वह भारी पैमाने पर इस तरीके से हुआ है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आज राजभवन के गेट पर ही रुकना पड़ रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। जो बात पंकजा मुंडे से हुई थी वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो नारायण राणे की तस्वीरें थी और ये राजभवन के सामने की तस्वीरें, आप गेट की तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि अपना इस्तीफा देने के लिए देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और राजभवन की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस
अपना इस्तीफा देने पहुंचे और इसलिए यहां पर हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। अब से कुछ देर पहले ही करीब 3:40 पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि मैं फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकलकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जा रहा हूं। और अब ये राजभवन का दरवाजा खुला है तो संभवतः मुझे लगता है कि हाँ, ये देखिए, ये जो काफिला है ये शायद देवेंद्र फडणवीस का काफिला है। शीशे काले हैं इसलिए कुछ एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा इस वक्त राजभवन से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मुनि के पास चल रहे हैं। अभिषेक, क्या इस वक्त है वहां पर चल रहा है? क्या फडणवीस अंदर चले गए हैं? बिल्कुल, फडणवीस अंदर चले गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देकर पूरी की पूरी टीम देखिए इस वक्त राजभवन से बाहर आ रही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, बबन पासपुते साहब सर क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दिया है और आप लोगों को पता हो जाना पड़ा। इस्तीफा दिया है, राज्यपाल ने स्वीकार कर दिया है। स्वीकार करने के बाद वो चिट्ठी भी दी। लेकिन सर जो कई सारे जो नेता है बीजेपी के, आपके दिग्गज नेता, उनकी गाड़ी रोक दी गई राजभवन की गेट पर नहीं जाने दिया गया। सह्याद्री रेस्ट हाउस में बताए हैं। क्यों पासपुते साहब क्या लग रहा है? क्यों ऐसा हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी गई? क्यों से जाने दी गई? इस्तीफा देने के बाद और क्या है? लेकिन सर आप पासपुते साहब और क्या है? पासपुते साहब सीएम साहब का काम हो गया है, अभी काम करेंगे राज्यपाल जी और किसी को बुलाना है। साहब आप हो सकते हैं जो ऑपरेशन कमल के हेड थे। ऑपरेशन कमल का क्या हुआ? ऑपरेशन कमल का ऑपरेशन में कहा है लोटस में किसी को घोड़े बाजार नहीं करने का एक कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने दावा किया था हम ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, कल हो गया। क्या लगता है अजीत पवार क्या हुआ? लगता है फेल हो गया, फेल हो गया आपका, या फिर साफ मन से फेल हो गया? आप लोगों को फंसाने आए थे अजीत पवार? अब देखिए, बबन राव पासपुते साहब हैं इस वक्त, जाहिर सी बात है इनके पास वो जवाब नहीं है जो साथ चाहिए देश को। विनोद तावड़े जी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तावड़े साहब, विनोद सर क्या कहेंगे? आपको पता चल के जाना पड़ा, क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया आपको? मुझे लगता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके पास संख्या है वो सरकार बनाता है और प्रिंसिपल से एडजस्टमेंट करके कोई सरकार बनाए तो बने। चला। लेकिन सर आपको जो आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस एक एक्टिव किया था, क्यों फेल क्यों हो गया? ऑपरेशन लोटस फेल क्यों हो गया आप लोगों को? वो सभी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बताई है। चला। नहीं, लेकिन जो आज जो चीजें हुई आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जो हुई है, गाड़ी रोक दी गई, क्या इसको क्या कहेंगे आप? गाड़ी रोक दी गई, पैदल जाना पड़ा। सुरक्षा वो हम कई बार पैदल गए, पहली बार तो नहीं गए। क्या साफ मन से आए थे या फंसाने आए थे? आपको लगता है अजीत पवार साफ मन से आए थे, फंसाने के लिए आए थे आप लोगों को? अजीत पवार फंसाने आए थे क्या आपको लग रहा है ऐसा? तावड़े साहब, ये तावड़े साहब यही है कि इनको पैदल जाना पड़ा था। और यहाँ राजभवन में काफी जितने भी नेता थे, आप देखिए तमाम जो दिग्गज नेता है उन लोगों को पैदल आना पड़ रहा है, उन लोग गाड़ियां तक नहीं छोड़ी गई। अब देखिए, ऑपरेशन लोटस के बारे में इस वक्त कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता हैं वह आ रहे हैं। हमारे दूसरे नेता है, सर क्या कहेंगे? सर ऑपरेशन लोटस से क्या हुआ? ऑपरेशन लोटस का सर, ऑपरेशन लोटस से क्या हुआ आपका? देखिए, जाहिर सी बात है जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वह इस वक्त कहीं न कहीं परेशान है। हम देखते हैं जो राणा जी है, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि वह ऑपरेशन लोटस का बड़ा हिस्सा है और सरकार बंद कर रहेगी। हम उनसे जान लेते हैं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जितने भी आप देखिए, हालांकि आपको अगर बड़ा अपडेट दे दूं मैं कि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सर क्या कहेंगे? तो देखिए, कोई भी इस वक्त बबन पासपुते साहब ने साफ बात की, ऑपरेशन लोटस के मेन किरदार में थे, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन लोटस के बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि तमाम देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, सबसे खास बात देखिए यहाँ पर सियासत लगाया गया है, बड़े पैमाने पर सियासत जवान को तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। सियासत के तमाम जवानों को देखिए वो अपने पूरे एक्शन में है इस वक्त, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो। छुरा को पाया, आपने क्या किया है? आपने क्या किया बताइए? आपने कुर्सी के खेल में कुर्सी के आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई खरीद। सर आप दोनों इस तरह से लड़ रहे हैं, पहले तक आप लोग साथ थे। और एक चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए, मनोज जी, आप दोनों को एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जनादेश आप दोनों के लिए था, आप दोनों के गठबंधन के लिए जनादेश था। ये चीज आप दोनों को समझ लेनी चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बड़ी खबर मैं बताऊंगा, इसके बाद आएंगे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होगा कल।
ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवाजी पार्क में कल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पहला ठाकरे जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा उद्धव ठाकरे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कल ही ये शपथ ग्रहण होगा शिवाजी पार्क में, ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बाला साहेब थोराट और जयंत पाटिल डिप्टी सीएम बनेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर फडणवीस की जिसमें वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर उद्धव ठाकरे की जो कि कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो गठबंधन है उस गठबंधन के नेता के तौर पर आज शाम को उनका चुनाव किया जाएगा, क्योंकि आज गठबंधन की बैठक होनी है और फिर कल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संजय द्विवेदी जी, मनोकामना तो पूरी हो गई शिवसेना की, एक शिव सैनिक ही सीएम बनेगा ये लगातार संजय राउत कह रहे थे और कल उद्धव जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। ये सही खबर है? जरा बता दीजिए, मोहर लगा दीजिए। नहीं, उद्धव ठाकरे पूरे उसके नेता हैं। ये हमारी शरद पवार जी ने घोषणा कर दी थी, माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको, जिस तरह से 22 तारीख को माननीय उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए मंजूर कर लिया गया था, ओके कर दिया गया था, तो इनको क्या जल्दी थी मुख्यमंत्री बनने की? आज उसका हर्ष देख लिया उन्होंने। ये इस देश के दूसरे जगदम्बा पाल जी बन गए हैं। माननीय जगदम्बा पाल जी आपके पास में संख्या बल था तो गए क्यों नहीं? आप राज्यपाल के पास में, आपके पास में संख्या बल थी, आप कुर्सी बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी बिल्कुल। देखिए संजय जी ऐसा नहीं कि आप लोगों को टाइम नहीं मिला, आप लोगों को तो बहुत टाइम मिला, लेकिन आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पा रहा था। संजय जी, आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही तय नहीं हो पा रहा था। बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज रो रही होगी, कहा रही होगी। अमित शाह जी का सम्मान करता हूं, कांग्रेस का हमेशा विरोध किया। ठीक है, चलिए मैं बाकी लोगों को भी इस डिबेट में इन्वॉल्व करता हूं। मैं बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करता हूं। संजय जी, मनोज जी, गुंजा आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, संजय जी, मनोज जी, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, सबका एक एक रिएक्शन, सबका एक एक रिएक्शन जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुंजा प्लीज पूछ लीजिए। मेरे शिवसेना के जो सैनिक भाई हैं उनको आज याद आना चाहिए कि कल किस प्रकार से इन्होंने न सिर्फ अपने विधायकों का प्रदर्शन किया, और वो विधायक जो जनता के थ्रू चुन के आते हैं, बल्कि नामों की शपथ खाई किसी इंडिविजुअल की। जिस हिटलरवाद की बात कांग्रेस करती रहती है बार बार, ये एक नाजी कल्चर है कि आप किसी एक इलेक्टेड, किसी एक इंडिविजुअल के नाम की शपथ खाएं। बिल्कुल शिवसेना को ना शर्म है ना आबरू है। ये किसको बेआबरू करने की बात इनकी पार्टी इस बात में अब कोई दम नहीं है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे आप सुनिए, जिस शिवाजी पार्क में आप कल शपथ लेने की बात कर रहे हैं, उसी शिवाजी पार्क में बाला साहेब ठाकरे जब दशहरा का समारोह करते थे तब कहते थे कि मैं राजनीति में सत्ता के लिए गलत तरीके से करके सरकार बनाई गई। आप किसी सैनिक को मुख्यमंत्री बना देंगे। आपके पास जनमत नहीं था, बहुमत नहीं था, उसके बाद में आपने सरकार बनाई थी। जनमत युति के लिए था, आपने युति का सम्मान किया। जनमत युति के लिए था, आपके पास बहुमत नहीं था, फिर भी आपने राजभवन का गलत इस्तेमाल किया ना। तोड़ी केंद्र सरकार ने अपने इशारे से राजभवन का गलत इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने सरकार बनाई। आज तो यही तय हुआ ना, फाइनल तो यही रिजल्ट निकल गया कि आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है। सम्मान आपने नहीं किया। सोनिया गांधी के आप हो गए भगड़ा, आपने उतारा। बगैर बहुमत के आपने सरकार बना ली, 2 दिनों तक आप मुख्यमंत्री बने रहे और उसके बाद में मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा आपको। शर्म की बात तो ये है, अब आप पार्टी का नाम भी बदल सरकार बना लिया आपने, क्योंकि जिनके साथ अब गठबंधन में वो तो भगवा ये सारी बात ठीक है। अजीत जी एक रिएक्शन आपका, क्या बीजेपी जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल मिजाज था उसको भांप नहीं पाई, मौके की नजाकत भांप नहीं पाई? क्योंकि इतना मतलब ऐसा गेम प्ले होगा इस बात की मुझे तो उम्मीद नहीं थी। रोहित जी देखिए, इसमें न तो देवेंद्र फडणवीस का कुछ है, देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे ये सब लोग इतना, इन लोगों के इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बनाम शरद पवार हो गई। क्योंकि ये सवाल तब भी उठे थे, तब भी इस बात का जवाब नहीं था बीजेपी के पास, क्यों इतनी जल्दी शपथ आपने ली? आपको क्या रात को राष्ट्रपति शासन हटाने की जरूरत पड़ी? अभी क्यों आपने सुबह सुबह शपथ ले ली? और अब तो और सवाल उठेंगे, अब तो और सवाल उठेंगे। कुछ आपके पास नहीं था, फिर भी आपने सब कुछ। अभी तक ये माना जा रहा था, जो हम लोग सोच रहे थे उस दिन, हमने ये सोचा कि जब नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं या अमित शाह बधाई दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था के तहत इन्होंने रातों रात शपथ दिलाई, तो कुछ ना कुछ सब कुछ ठीक ठाक कर लिया होगा।
और शरद पवार टारगेट पे आ गए थे कि शरद पवार ने यहां तक कि कांग्रेसियों ने शरद पवार पे सवाल उठा दिए थे कि भाई ये तुम्हारी वजह से सरकार बन गई है। लेकिन शरद पवार ने उसके बाद जिस तरह से कदम उठाए तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि शरद पवार का इसमें रोल नहीं है। देखिए, सारा दारोमदार अजीत पवार के ऊपर था। और मैं आपको बताऊं, 4-5 दिन पहले जब ये घटना, इन्होंने शपथ ली, उसके बाद शाम को शरद पवार के घर पे जो मीटिंग हुई एक एक विधायक के साथ, जो खबरें वहां से निकल के आई उसमें शरद पवार ने प्रत्येक विधायक से ये कहा कि भाई ये मैं अब इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप मेरे को मतलब बचाओ, मैं नहीं तो मेरे लिए बड़ी राजनीतिक, एक तरीके से राजनीतिक हत्या हो जाएगी अगर मैं हार जाऊंगा। उन्होंने कई भावनात्मक तरीके से 40-41 विधायक वहां पहुंचे थे। उनमें से कुछ क्या कहते हैं इनके करीबी माने जाते थे अजीत पवार के, उनको भी भावनाओं में लेके उन्होंने पूरी तरीके से जो जिसे कहते हैं कि अपना पारिवारिक पूरा गेम खेला। और उसके बाद भी वो घबराए हुए थे, उनको ये था कि कहीं वोटिंग के दिन टूटेंगे। लेकिन कल से जिस तरह से दबाव अजीत पवार पे बनाया गया वो काम कर गया। उनसे इस्तीफा देने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को समझ में आ गया कि हम लोग पहली बार गच्छा खा गए हैं शरद पवार जैसे दिग्गज, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं शरद पवार। तो ये गुरु के हाथों कह सकते हैं कि चेले, इस बार चेला जो है वो मात खा गए हैं। गुरु गुरु ही रहा और चेला, अब की जिस हिसाब सरकार बन रही है तो अब गुरु जीत गए हैं, तो अब चेले दोनों हार गए हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी भी सीनियर लॉयर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास में चलूंगा। प्रज्ञा जी, जो अब करंट सिचुएशन है इस वक्त महाराष्ट्र की, एक कमेंट उस पर आपका भी। कि हम जो है इनको जेल भेजेंगे, ये क्या? कल ही मैं इंडिया न्यूज पे ही थी, मनीषा अवस्थी जी साथ में थे। जी। और मैंने स्पेसिफिकली कल ये बताया था कि जब ये बात चल रही थी कि ये मॉक फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है और इसका औचित्य क्या बनता है, तो मैंने बोला था कि ये जो तीनों शरद पवार जी हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, तो ये लोग मिलके बेसिकली ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और इस प्रेशर का हो सकता है असर ये होगा कि कल के कोर्ट जजमेंट के बाद अजीत पवार जो है ठीक है। प्रज्ञा जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा, एक टेक्निकल सवाल मुझे पूछना है, लेकिन इस बीच पंकजा मुंडे से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बात की है, जरा वो देख लेते हैं पहले। अब रोल ऑन करो, ऑन तो है यार। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, और उसी पर अब बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। पंकजा मुंडे हालांकि अपना चुनाव हार गई थी, पंकजा अपने ही भाई धनंजय मुंडे से, लेकिन हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त उनके पास मौजूद है, देखते हैं वो क्या कहती है इस वक्त की सिचुएशन पर। क्योंकि कोशिश तो पूरी की गई थी कि नंबर जुटा लिए जाएं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आखिरकार इस नंबर गेम में बीजेपी हार गई है और इसी पर अब रिएक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण राणे यहाँ पर आए हुए हैं कि जो के सांसद भी हैं, उनकी गाड़ी को भी रोक दिया गया है। आप देखिए, इस वक्त राणे की भी गाड़ी को राजभवन गेट पर रोका गया है, उनकी गाड़ी को भी अंदर एंट्री राजभवन में नहीं मिल रही है। यानी राजभवन में जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से जो इन लोगों की गाड़ियां सीधे इस गेट से अंदर जाती थी, लेकिन इन गाड़ियों को अब अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। नारायण राणे, आप देखिए लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त राजभवन का गेट सिर्फ उन लोगों के लिए खुल रहा है जिसको जो अंदर जा सकता है, यानी किसी को भी अन्य लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है। और यही वजह, जब तक देखिए लगातार यहाँ पर पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं और जो अन्य सुरक्षाकर्मी हैं वह लोग लगातार अंदर संपर्क कर रहे हैं और जो उनसे अनुमति मिल रही है। आप देखिए अंदर यहाँ पर नारायण राणे जी हैं और उनकी तरफ से लगातार इशारा किया जा रहा है, पुलिस से पूछा जा रहा है आखिरकार क्यों नहीं खोला जा रहा है। उनका साथ देखिए, इस वक्त पुलिस बात कर रही है उनसे, और यही वजह है कि पूरी तरीके से आप देखिए इस वक्त हम राणे साहब से बात करने की भी कोशिश करते हैं। राणे साहब, ये देखिए इस वक्त राणे जी वही राणे जी हैं जिन्होंने क्लेम किया था कि ऑपरेशन कमल लगातार चल रहा है और हम सक्सेस होंगे और सरकार बना के रहेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर वही राजभवन के गेट पर यहाँ पर उनको रोका गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ऐसे कई सारे और दिग्गज नेता थे जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और वह उन्हें रोका गया है। आप देखिए काफी देर से उन्हें यहाँ पर रोका गया है और वह अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कारण साफ है कि वह यहाँ पर सिक्योरिटी का जो चेंजेस हुआ है वह भारी पैमाने पर इस तरीके से हुआ है कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आज राजभवन के गेट पर ही रुकना पड़ रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।
जो बात पंकजा मुंडे से हुई थी वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो नारायण राणे की तस्वीरें थी और ये राजभवन के सामने की तस्वीरें, आप गेट की तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि अपना इस्तीफा देने के लिए देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और राजभवन की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अपना इस्तीफा देने पहुंचे और इसलिए यहां पर हलचल इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। अब से कुछ देर पहले ही करीब 3:40 पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि मैं फौरन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकलकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जा रहा हूं। और अब ये राजभवन का दरवाजा खुला है तो संभवतः मुझे लगता है कि हाँ, ये देखिए, ये जो काफिला है ये शायद देवेंद्र फडणवीस का काफिला है। शीशे काले हैं इसलिए कुछ एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। अभिषेक शर्मा इस वक्त राजभवन से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मुनि के पास चल रहे हैं। अभिषेक, क्या इस वक्त है वहां पर चल रहा है? क्या फडणवीस अंदर चले गए हैं? बिल्कुल, फडणवीस अंदर चले गए, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देकर पूरी की पूरी टीम देखिए इस वक्त राजभवन से बाहर आ रही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, बबन पासपुते साहब पर क्या कहेंगे? इस्तीफा दे दिया है और आप लोगों को पता हो जाना पड़ा। इस्तीफा दिया है, राज्यपाल ने स्वीकार कर दिया है। स्वीकार करने के बाद वो चिट्ठी भी दी। लेकिन सर, जो कई सारे जो नेता है बीजेपी के, आपके दिग्गज नेता, उनकी गाड़ी रोक दी गई राजभवन। हाँ, सह्याद्री रेस्ट हाउस में बताया है। क्यों पासपुते साहब, क्या लग रहा है? क्यों ऐसा हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी गई? क्यों ऐसे जाने दी गई? इस्तीफा देने के बाद और क्या है? लेकिन सर आप पासपुते साहब और क्या है? पासपुते साहब था या साफ मन से ऐसा? सीएम साहब का काम हो गया है, अभी काम करेंगे राज्यपाल जी और किसी को बुलाना है। आप हो सकते हैं जो ऑपरेशन कमल के हेड थे। ऑपरेशन कमल का क्या हुआ? ऑपरेशन कमल का ऑपरेशन में कहा है लोटस में किसी को घोड़े बाजार नहीं करने का एक कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने दावा किया था आप ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, सबसे हो गए। क्या लगता है? क्या हुआ? लगता है फेल हो गया, फेल हो गया आपका, या फिर साफ मन से फेल हो गया? आप लोगों को फंसाने आए थे अजीत पवार? आप देखिए, बबन राव पासपुते साहब हैं इस वक्त, जाहिर सी बात है इनके पास वो जवाब नहीं है जो साथ चाहिए देश को। विनोद तावड़े जी हम इनसे जाने की कोशिश करते हैं। तावड़े साहब, विनोद सर क्या कहेंगे? आपको पता चल के जाना पड़ा, क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया आपको? मुझे लगता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसके पास संख्या है वो सरकार बनाता है और प्रिंसिपल से एडजस्टमेंट करके कोई सरकार बनाए तो बने, चला। लेकिन सर, आपको जो आप लोगों ने ऑपरेशन लोटस एक एक्टिव किया था, क्यों फेल क्यों हो गया? ऑपरेशन लोटस फेल क्यों हो गया आप लोगों को? वो सभी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबको बताई है, चला। नहीं, लेकिन जो आज जो चीजें हुई आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ जो हुई है, गाड़ी रोक दी गई, क्या इसको क्या कहेंगे? आपको गाड़ी रोक दी गई, पहले जाना पड़ा। सुरक्षा वो हम कई बार पैदल गए, पहली बार तो नहीं गए। क्या साफ मन से आए थे या फंसाने आए थे? आपको लगता है अजीत पवार साफ मन से आए थे, फंसाने के लिए आए थे आप लोगों को? अजीत पवार फंसाने आए थे क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसा? तावड़े साहब, ये तावड़े साहब यही है कि इनको पैदल जाना पड़ा था। और यहाँ राजभवन में काफी जितने भी नेता थे, आप देखिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं, उन लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। उन लोग गाड़ियां तक नहीं छोड़ी गई। अब देखिए, ऑपरेशन लोटस के बारे में इस वक्त कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता हैं वह आ रहे हैं। हमारे दूसरे नेता हैं, सर क्या कहेंगे? सर ऑपरेशन लोटस से क्या हुआ? ऑपरेशन लोटस का सर, ऑपरेशन लोटस से क्या हुआ आपका? देखिए, जाहिर सी बात है जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वह इस वक्त कहीं न कहीं परेशान है। हम देखते हैं जो राणा जी है, उन्होंने बड़ा दावा किया था कि वह ऑपरेशन लोटस का बड़ा हिस्सा है और सरकार बंद कर रहेगी। हम उनसे जान लेते हैं कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जितने भी आप देखिए, हालांकि आपको अगर बड़ा अपडेट दे दूं मैं कि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सर क्या कहेंगे? तो देखिए, कोई भी इस वक्त बबन पासपुते साहब ने साफ बात की, ऑपरेशन लोटस के मेन किरदार में थे, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन लोटस के बारे में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि तमाम देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो यहाँ पर है, सबसे खास बात देखिए यहाँ पर सियासत लगाया गया है, बड़े पैमाने पर सियासत जवान को तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। सियासत के तमाम जवानों को देखिए वो अपने पूरे एक्शन में है इस वक्त, यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो।